हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संविदा अधिनियम। संविदा अधिनियम के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे आज, जो अक्सर एग्जाम में कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से पूछा ही जाता है। देखिए, मैं एक लाइन लिखता हूं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं किस सेक्शन की बात करने जा रहा हूं। आज कहा जाता है कि प्रतिग्रहण पूर्ण एवं शर्त रहित होना ही चाहिए, ये कहा जाता है। तो आप अंदाजा लगा लिए होंगे आपने कि किस सेक्शन की बात हो रही है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी की बात हो रही है। मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ये कहा जाता है। प्रतिग्रहण पूर्ण और अविशेषित होना ही चाहिए। मस्ट बी यानी कि अगर इसमें जरा सा भी कमी है तो फिर वो प्रतिग्रहण मान्य नहीं होता। ये कहा जाता है कि जो प्रतिग्रहण है, जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस के अंदर दो क्वालिटी हैं। पहला तो इसे एब्सोल्यूट होना चाहिए, दूसरा इसे अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ये बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, इसको रटने की जरूरत ही नहीं, ये होना ही चाहिए। ये मस्ट बी की बात है। तो आज हम इसी चीज को इस वीडियो में सीखेंगे, पढ़ेंगे। अंदाजा लग गया होगा आपको कि मैं संविदा अधिनियम की धारा 7 सेक्शन 7 की बात कर रहा हूं। धारा 7 में कहा गया है, धारा 7 के अंतर्गत 7(1) में ये बात बताई गई है और 7(2) में माइनर की बात बताई गई है। माइनर का मतलब ये कि यदि प्रस्ताव में प्रतिग्रहण के लिए कोई तरीका बताया गया है तो उस तरीके से ही प्रतिग्रहण होना चाहिए। इस संबंध में हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें जो भी थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी है उसकी चर्चा कर लेंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस को हम कैसे समझें कि ये एब्सोल्यूट है और ये अनक्वालिफाइड है, शर्त रहित है। हम इसको कैसे समझ पाएंगे? तो इसी चीज को पढ़ने के लिए हम हाइड बनाम रेंज का मामला देखेंगे। हाइड बनाम रेंज का मामला हमें यह बताएगा तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक प्रस्ताव होगा, इसको आप सीखिए। प्रस्ताव होगा, यह प्रस्ताव प्रतिज्ञा बनेगा। अब इस प्रतिज्ञा को मान्य संविदा बनने के लिए इसका मान्य प्रतिग्रहण होना चाहिए। जब मान्य प्रतिग्रहण होगा, अब मान्य प्रतिग्रहण कैसा होगा कि ये पूर्ण होगा और शर्त रहित होगा। ऐसा होगा तो फिर ये एक मान्य संविदा का रूप ले लेगा, ऐसा प्रस्ताव। तो ये कहानी है जो सेक्शन 7 के अंतर्गत हमको पढ़ना है, ये चीज पढ़नी है। तो ये चीज को पढ़ना है। इस चीज को पढ़ने के लिए हमें हाइड बनाम रेंज का मामला देखना है। हाइड बनाम रेंज का मामला आपको बताएगा। इसमें क्या होता है, ए प्रतिवादी होता है, बी वादी होता है। होता क्या है कि ये जो ए है, ये अपने खेत को
1000 पाउंड में बेचने का प्रस्ताव करता है और बी 950 पाउंड में खेत को खरीदने की स्वीकृति देता है। अब ये बात हो गई। अब जब ये स्वीकृति देता है, ए जो प्रतिवादी है वो इसको अस्वीकार कर देता है। जब ये अस्वीकार कर देता है तो बी कोर्ट चला जाता है, बोले साहब हमने तो स्वीकृति दे दी। ये स्वीकृति शब्द आया यहां पर हाइट बनाम रेंज में, ये समझने के लिए। तो बी को लगा कि हमने तो स्वीकृति दे दी तो हमारी तो संविदा हो गई भाई, तो खेत तो हमें 950 पाउंड में उसको देना ही चाहिए। ये चले गए न्यायालय, कोर्ट चले गए। तो कोर्ट ने क्या कहा ये समझना है, इसी से आपको ये पता चल जाएगा। ये आप गौर से देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि इसमें तो प्रतिग्रहण हुआ ही नहीं, ये चीज तो हो ही नहीं, क्योंकि एक जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी का जो मूल प्रस्ताव है वो तो ये है, और बी ने उस प्रस्ताव को उसी तरह से ना मान करके उसने अपनी तरफ से 950 पाउंड में खरीदने की स्वीकृति दे दी। तो न्यायालय ने कहा कि यहां कोई भी किसी भी तरह का प्रतिग्रहण नहीं है, यहां प्रतिग्रहण हुआ ही नहीं, और जब प्रतिग्रहण हुआ ही नहीं तो संविदा होगी कैसे। यहां पर ये दोनों प्रस्तावनाएं हैं। कोर्ट ने कहा कि ये भी प्रस्तावना है और ये भी प्रस्तावना ही है, और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रस्तावना के बदले प्रस्तावना आती है तो जो मूल प्रस्तावना होती है, यानी कि ये वाली जो ये मूल प्रस्तावना है, ये मूल प्रस्तावना है, ये रद्द हो जाती है और ये प्रस्तावना फिर आगे बढ़ती है। कोर्ट ने यह भी कहा। तो कोर्ट ने कहा जब ए और बी के बीच में कोई किसी भी तरह का प्रतिग्रहण हुआ ही नहीं, वो आपस में एक दूसरे के लिए प्रस्तावना ही है, तो उनकी जो वैल्यू है वो प्रस्तावना तक ही है। तो जब प्रस्तावना तक है और वैसे भी बी की तरफ से अगर प्रस्तावना आ गई तो जो मूल प्रस्तावना ए की तरफ से प्रतिवादी की तरफ से की गई थी वो रद्द हो गई। जब रद्द हो गई तो फिर अब इस प्रस्तावना को आगे बढ़ाना है, तो इस प्रस्तावना को आगे बढ़ ही नहीं पाई क्योंकि ए ने उसको अस्वीकार कर दिया। अब ए का खेत है, अब वो 1000 से कम में नहीं बेचना चाहता तो नहीं बेचना चाहता, इसने ये किया। अभी इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे और समझ लेंगे, लेकिन यहां पर आप ये समझिए कि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि कोई प्रतिग्रहण नहीं हुआ और ऐसी स्थिति में कोई प्रतिग्रहण नहीं होता। ये स्वीकृत शब्द से ऐसा लग रहा है कि उसने स्वीकृति दे दी, तो स्वीकृति देने से क्या होता है भाई, उसने तो 1000 पाउंड का प्रस्ताव रखा था ना, उसने 950 पाउंड में खरीदने की अपनी स्वीकृति दे दी, वो तैयार नहीं हुआ। तो ये सिंपल है, हाइट बनाम रेंज है। यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे तो ये यहाँ पर कोई प्रतिग्रहण होता ही नहीं है और हुआ ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा अब जब ये बी न्यायालय में गया और न्यायालय ने जब इस तरह का निर्णय दे दिया तो बी ने कहा चलो ठीक है, हम 1000 पाउंड में खेत खरीद देते हैं या खरीदने की स्वीकृति देते हैं। तो अब ये जो है बी की तरफ से प्रस्तावना हो गई, अब ये बी की तरफ से प्रस्तावना हो गई। अब चाहे तो ए इसको स्वीकार करे और चाहे ना स्वीकार करे, चूंकि ये पुनः प्रस्तावना हो गई तो प्रतिग्रहण तो यहां पर भी नहीं हुआ। तो अब अगर बी 1000 पाउंड में भी खेत लेने को तैयार होता है तो अब प्रतिवादी चाहे तो उसको स्वीकार करे चाहे तो अस्वीकार करे, ये प्रतिवादी के विवेक पर है, क्योंकि यहां पर अभी भी प्रतिग्रहण नहीं होगा। ये चूंकि अब यहां पर ए ने प्रस्तावना दिया तो बी ने अपनी प्रस्तावना दे दी, ए ने अस्वीकार कर दिया। अब अगर बी कुछ कहता है तो वो प्रस्तावना ही होगी, तो ये प्रस्तावना ही हुई। 1000 पाउंड में भी अगर बी खेत लेना चाहता है तो अभी ये प्रस्तावना ही है। अब प्रतिवादी इसको स्वीकार करता है या नहीं करता है ये उसके विवेक पर रहता है। तो अब यहां पर प्रतिग्रहण ए करेगा। अगर बी 1000 पाउंड में खेत लेने की प्रस्तावना करता है तो यहां पर प्रतिग्रहण
ए करेगा, और अगर ए करता है तो ठीक है, नहीं करता तो ठीक है। तो हाइड बनाम रेंज में स्पष्ट कर दिया गया कि इस तरह कोई प्रतिग्रहण नहीं होता और इस तरह की स्थितियां एक दूसरे के लिए प्रस्ताव होती हैं। और अगर पुनः उसी दर पर, उसी मूल्य पर वो खरीदना चाहता है तो भी वो उसकी तरफ से ही प्रस्ताव होगा। तो ये हाइड बनाम रेंज का मामला था। इसी चीज को थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेंगे। तो यहां पर ये याद रखिएगा कि ये पुनः अगर बी खरीदना चाहेगा तो ये प्रस्थापना ही होगी, और जो ये ए प्रतिवादी है ये चाहे तो स्वीकार करे और चाहे तो अस्वीकार करे। अब प्रतिग्रहण इसके पास है, अब बी के पास कोई प्रतिग्रहण नहीं है। तो ये बात हो गई, हाइड बनाम रेंज की बात हो गई। अब जरा हम थोड़ा इसके आगे चलते हैं, जिससे हमें बात यही क्लियर करनी है। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं और ये जानना चाहेंगे कि अगर प्रतिग्रहण में, चूंकि देखिए यहां पर उसको लगा कि प्रतिग्रहण है जबकि उसने उसका प्रस्ताव ही किया था, तो यहां पर जो दूसरी बात समझने की है वो ये है कि अगर प्रतिग्रहण में, जब आप प्रतिग्रहण कर रहे हैं, पहला पॉइंट आपने देख लिया हाइड बनाम रेंज का, जिससे हमें स्पष्ट हुआ कि इस तरह का प्रतिग्रहण न तो पूर्ण होता है और नहीं मान्य होता है। दूसरा पॉइंट इस प्रतिग्रहण, मान प्रतिग्रहण के लिए यह है कि यदि प्रतिग्रहण में कोई वृद्धि कर दी जाती है तो प्रतिग्रहण की कोई शर्त है, तो प्रतिग्रहण की शर्तों में या तो कोई वृद्धि कर दी जाए या उसमें कुछ घटा दिया जाए, कुछ भी आप मान सकते हैं। शर्तों में वृद्धि कर दें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या हेर फेर कर दें, हेर फेर कर दें, हेर फेर कर दें, या हेर फेर करके अगर प्रतिग्रहण किया जाए तो ऐसा प्रतिग्रहण भी मान्य नहीं होगा। हेर फेर करके प्रतिग्रहण किया जाए तो भी वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि उससे जो मूल प्रस्ताव है उसका नेचर ही बदल जाएगा। तो प्रतिग्रहण प्रस्ताव के समरूप होना चाहिए, अनुरूप नहीं, संरूप समझिए। ये जो प्रतिग्रहण है, ये जो प्रस्ताव है ना, इसके समरूप होना चाहिए प्रतिग्रहण। अगर हमने प्रतिग्रहण किया और प्रतिग्रहण कुछ शर्तों के साथ कर दिया या प्रतिग्रहण में कुछ हेर फेर करके प्रतिग्रहण किया तो फिर वो मान्य प्रतिग्रहण नहीं होता है, बल्कि वो प्रस्थापना ही होती है। जैसे कि हाइड बनाम रेंज में आपने देखा कि वो प्रतिग्रहण नहीं है, उसने कुछ परिवर्तन करके, कुछ हेर फेर करके 1000 का 950 में खरीदने की स्वीकृति दी, तो वो प्रस्ताव ही है। ये आपको समझना है, वो प्रस्थापना ही है और वो क्रॉस प्रस्थापना मानी जाएगी। क्योंकि जो प्रतिवादी है ए, उसने प्रस्ताव दिया या प्रस्थापना किया, तो बी जो कि वादी था हाइड बनाम रेंज में, उसने अगर उसको प्रतिग्रहण किया होता तो फिर वो बात ही नहीं आती, लेकिन उसने कहा नहीं, वो तो 1000 वाला मामला नहीं, मैं तो 950 में खरीदने के लिए तैयार हूं, मैं 950 में खरीदने की, 950 पाउंड में खरीदने की स्वीकृति देता हूं। तो ये भी उसकी तरफ से प्रस्ताव हुआ और ये क्रॉस प्रस्तापनाएं हो गई, एक दूसरे की तरफ से प्रस्तापना ही आ रही हैं। तो जब वादी और प्रतिवादी दोनों तरफ से प्रस्तापना ही आती है तो वो क्रॉस प्रस्तापना हो जाती है। यहां पर भी अगर हमने प्रतिग्रहण की शर्तों में कोई वृद्धि कर दी है या हेर फेर करके हमने प्रतिग्रहण किया है तो भी वो प्रतिग्रहण नहीं माना जाएगा, वो प्रति प्रस्थापना ही मानी जाएगी। और इस बात को राउटलेज, ये एक मामला है, राउटलेज का मामला है, बुक में दिया गया है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो राउटलेज वर्सेस ग्रांट का मामला है। इसमें इसी चीज को समझते हैं, इसमें भी प्रतिवादी है ए, वादी है बी। प्रतिवादी की तरफ से एक मकान है, तो प्रतिवादी द्वारा एक मकान क्रय करने की प्रस्तावना की गई। ये प्रतिवादी है, ये वादी है।
प्रतिवादी की तरफ से एक मकान क्रय करने की प्रस्तावना की गई, क्रय करने की प्रस्तावना की गई। और यह भी कहा गया प्रतिवादी की तरफ से कि वह कब्जा, उस मकान पर कब्जा 25 जुलाई तक चाहता है। लेना चाहता है। वादी ने, अब ये जो विवादी है, तो वादी ने कहा नहीं, मकान तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन मकान पर कब्जा मैं 26 अगस्त तक, 26 अगस्त तक देने का प्रतिग्रहण भेज दिया इसने। अभी देखना आप यहां पर, प्रतिवादी है, ये बी का मकान क्रय करना है इसको, और बी से बात करता है कि भाई मैं मकान क्रय करने को तैयार हूं, लेकिन कब्जा 25 जुलाई तक चाहिए। वादी ने कहा मैं मकान तो बेच दूंगा, लेकिन कब्जा 26 अगस्त तक ही दूंगा। 26 अगस्त तक देने के लिए वो तैयार हो गया। 26 अगस्त तक देने का प्रतिग्रहण उस पत्र उसने भेज दिया। तो अब यहां पर भी देखो, तो अब जब ये बी न्यायालय गया तो न्यायालय ने कहा कि यहां पर भी संविदा का निर्माण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? चूंकि इसमें जो शर्त थी कब्जा पाने की, वो शर्त में प्रतिग्रहण करते समय हेरफेर कर दिया गया। तो ये कहा गया दूसरे पॉइंट में कि प्रतिग्रहण की शर्तों में यदि वृद्धि कर दी जाए या हेरफेर कर दिया जाए तो वो प्रतिग्रहण मान्य नहीं होता, मान्य नहीं होता। और ये राउटलेज वर्सेस ग्रांट के मामले में देखने को मिल रहा है हमारे सामने, आप देखेंगे तो यहां पर जो प्रतिग्रहण है वो उसमें हेरफेर हो गया। तो अगर ऐसी भी स्थिति बनती है तो भी प्रतिग्रहण मान्य नहीं होगा। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि यहां संविदा का निर्माण ही नहीं हुआ, क्योंकि ये भी प्रस्ताव है और ये भी प्रस्ताव है, तो दोनों प्रस्तावनाएं ही हैं। संविदा का निर्माण ही नहीं हुआ, चूंकि प्रतिग्रहण नहीं हुआ, तो इनमें भी प्रतिग्रहण नहीं हुआ। तो ये एक मामला है, इसे भी आप समझ सकते हैं। चूंकि हमारा ये सब पढ़ने का मूल उद्देश्य ये है कि हम प्रतिग्रहण को समझें कि पूर्ण और शर्त रहित कैसे होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो ना तो प्रतिग्रहण वो पूर्ण होगा और ना ही वो शर्त रहित माना जाएगा। तो इन स्थितियों से हमें सीखना है कि जो मान्य प्रतिग्रहण होगा वो पूर्ण और अविशेषित किस स्थिति में होगा। अभी वहां पर भी चल रहे हैं। तो ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट हो गया, हाइट बनाम रेंज पढ़ लिया और राउटलेज बनाम ग्रांट पढ़ लिया। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे इसी के संबंध में, जो विशेष महत्व रखता है प्रतिग्रहण के संबंध में। उन्होंने कहा कि जो भी करार होता है, ये जो करार होता है ना, ये दो मस्तिष्कों का मिलन होता है। मस्तिष्कों का मिलन होता है। कैसा मिलन? किसी एक ही बिंदु पर दोनों मस्तिष्क कन्फर्म हो, एक ही बिंदु पर एक ही विषय पर दोनों मस्तिष्कों का जो मत है वो एक हो, इसलिए इसको कहा जाता है एड आइडियम, मतैक। ये कहा जाता है। तो करार तब तक नहीं होगा जब तक दोनों मस्तिष्कों का जो मिलन है वो नहीं होगा। तो करार होने के लिए करार की विषय वस्तु पर, जो भी करार की विषय वस्तु है उसमें दोनों पक्ष मतैक हों, तभी करार माना जाएगा।
अगर वो मतैक नहीं है, उनके बीच में एड आइडम नहीं बन रहा, तो फिर वो करार नहीं होगा। चौथा पॉइंट इसमें जो है वो भी आपको सीखना है। चौथा पॉइंट है कि यदि प्रतिग्रहण में कुछ नए शब्द जोड़ दिए जाए, नए शब्द जोड़ दिए जाए, जो इसके पहले वृद्धि या हेर फेर की बात की गई थी, तो यदि वृद्धि कर दी जाए प्रतिग्रहण की शर्तों में या हेर फेर कर दिया जाए तो मान प्रतिग्रहण नहीं होगा। एक बात तो वहां हो गई। दूसरी बात उसी पर है कि यदि प्रतिग्रहण करते समय यदि प्रतिग्रहण में नए शब्द जोड़ दिए जाएं और वो शब्द ऐसे हों जो प्रस्थापना में नहीं है, तो नए शब्द जोड़े जाएं और ये शब्द प्रस्थापना में नहीं है, ये शब्द प्रस्थापना में नहीं है, तो ये प्रतिग्रहण जो होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। हम पॉजिटिव चीज को निगेटिव वे पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे बेयर एक्ट में और हमारी किताबों में निगेटिव वे पर ही पढ़ाया गया है। तो ऐसा प्रतिग्रहण जिसमें नए शब्द जोड़े जाएं और वो शब्द प्रस्थापना में नहीं है, तो फिर ऐसा प्रतिग्रहण एब्सोल्यूट नहीं होगा और अनक्वालिफाइड भी नहीं माना जाएगा। ऐसा प्रतिग्रहण ना तो एब्सोल्यूट होगा और ना ही अनक्वालिफाइड होगा, ये दोनों स्थिति नहीं माना जाएगा। और जब ये दोनों स्थिति नहीं होंगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, यानी कि संविदा भी नहीं होगी। अगर प्रतिग्रहण इस तरह का है तो ऐसे प्रतिग्रहण से कोई संविदा नहीं होगी। इसके पहले हमने पढ़ा प्रतिग्रहण में की शर्तों में कोई वृद्धि कर दी जाए, प्रतिग्रहण की शर्तों में कोई वृद्धि कर दी जाए या उनमें कुछ हेर फेर कर दिया जाए तो भी वो मान्य प्रतिग्रहण नहीं माना जाएगा। जैसे आपने राउटलेंज बनाम ग्रांट को पढ़ा। अब चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि प्रतिग्रहण में कुछ नए शब्द आ जाए या नए शब्द जोड़ करके प्रतिग्रहण किया जाए और वो शब्द जो नए प्रतिग्रहण में जोड़े गए हैं वो प्रस्थापना में नहीं है, तो अगर प्रस्थापना में नहीं है तो फिर वो प्रतिग्रहण भी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। और जब ये प्रतिग्रहण एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड नहीं है तो फिर संविदा भी नहीं है। ये आपको पक्की तौर से याद करना है। और इसके लिए अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इस वाले के लिए जोन्स बनाम डेनियल का मामला आप देख सकते हैं। तो जोन्स बनाम डेनियल को अगर आप देखेंगे, जोन्स बनाम डेनियल, इसमें इस मामले में क्या होता है, इस मामले में भी आप समझ लें ए और बी, प्रतिवादी और वादी, ये दो लोग हैं। तो ए ने क्या किया कि 1450 पाउंड में कुछ प्रॉपर्टी संपत्ति क्रय करने की प्रस्थापना की। प्रस्थापना कर दी इसने, कुछ प्रॉपर्टी है जो 1450 पाउंड में क्रय करने की, 1450 पाउंड में विक्रय करने की। प्रस्थापना कर दी और इस प्रस्थापना को बी ने एक्सेप्ट किया। बी एक्सेप्टेड, बी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन बट बी ने प्रतिग्रहण पत्र के साथ में एक और पत्र जोड़ दिया और उस पत्र में उसने तो
इस प्रतिग्रहण पत्र में एक और पत्र जोड़ दिया, included one more letter with acceptance letter जोड़ दिया। और ये जो वन मोर लेटर जोड़ा उसमें उसने कुछ शर्तें जोड़ दी, डिलीवरी के कुछ तरीकों को उसने मेंशन कर दिया। तो यहां पर न्यायालय ने कहा कि यहां पर भी संविदा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेप्टेंस है जो बी ने प्रतिग्रहण किया वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि इसमें नए शब्द आ गए। अब ये जो उसने जो प्रस्तावना करा था उसमें तो जो था उसके तो वो तो प्रतिग्रहण किया, लेकिन जो इसमें कुछ ऐसे शब्द ही नहीं आए। अगर मामले को देखा जाए, बुक में भी देखेंगे तो कुछ भी ऐसे शब्द नहीं आए, और जो शब्द यहां आए भी हैं वो शब्द इस सेकेंड लेटर में जो प्रतिग्रहण पत्र के साथ में जोड़ा है उस पत्र में नहीं है। तो वो नए शब्द है। चूंकि ये नया तरीका है, यहां तो कोई तरीका ही नहीं बताया। ए ने तो केवल प्रस्तावना की, ए ने अपनी तरफ से कोई तरीका ही नहीं बताया, लेकिन बी ने प्रतिग्रहण करने के साथ साथ में कुछ शर्त भी जोड़ दी, या जो भी उसने वन मोर लेटर में प्रतिग्रहण के संबंध में, डिलीवरी के संबंध में, लेन देन के संबंध में जो कुछ भी उसने लिखा या कंडीशंस बताई वो हम कहेंगे कि वो क्वालिफाइड हो गई, वो अनक्वालिफाइड नहीं है। तो जो वन मोर लेटर उसने जोड़ा वो अनक्वालिफाइड नहीं कहलाएगा, वो तो क्वालिफाइड कर दिया उसने प्रस्तावना को। तो न्यायालय ने कहा कि यहां पर भी संविदा नहीं हुई, इन दोनों के बीच में कोई संविदा नहीं हुई, क्योंकि इसमें प्रतिग्रहण नहीं हुआ। चूंकि ये वाला जो प्रतिग्रहण है ये प्रतिग्रहण मान्य प्रतिग्रहण नहीं है, ये मान्य प्रतिग्रहण नहीं है। तो जब ये मान्य प्रतिग्रहण नहीं है तो जब तक किसी प्रतिज्ञा का प्रतिग्रहण मान्य नहीं होता तो संविदा भी नहीं होती। तो न्यायालय ने कहा कि यहां संविदा की उत्पत्ति नहीं होती है। इस तरह से ये चौथा पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। और इसके लिए हमने जोन्स बनाम डेनियल पढ़ा, तो हमने हाइड बनाम रेंज पढ़ा, राउट लेंज बनाम ग्रांट पढ़ा, और इसके बाद हमने जोन्स बनाम डेनियल पढ़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको सेक्शन 7 के संबंध में जो क्वालिफाइड और एब्सोल्यूट की बात की गई है उसके संबंध में जानना जरूरी है। तो इस तरह से हम अब ये कहेंगे कि जो प्रस्ताव है उसका प्रतिज्ञा में बदलेगा, और प्रतिज्ञा का जब तक मान्य प्रतिग्रहण नहीं होगा, मान्य प्रतिग्रहण का मतलब कि ऐसा प्रतिग्रहण जो पूर्ण है और शर्त रहित है, तो उसके बाद ही वो संविदा का रूप लेगी, उसके पहले संविदा का रूप नहीं लेगी। पांचवा और आखिरी मान्य प्रतिग्रहण के संबंध में ये पांचवी बात आपको और जान लेनी चाहिए। होता क्या है कि कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि प्रतिग्रहण की भाषा, प्रतिग्रहण की भाषा का हेरफेर, इन दोनों में अंतर रखिएगा, क्योंकि इसके पहले भी हम भाषा के हेरफेर शर्त के संबंध में पढ़ चुके हैं तीसरे पॉइंट में। तो कभी कभी प्रतिग्रहण की भाषा का हेरफेर, जो प्रस्थापना होती है हमारी, प्रस्थापना होती है, प्रस्थापना की विषय वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता, प्रस्थापना की विषय वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर प्रतिग्रहण की भाषा का जो हेरफेर किया गया है, या हेरफेर इस तरह का हेरफेर जिससे प्रस्थापना की विषय वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता, विषय वस्तु अप्रभावित ही रहती है, तो इस हेरफेर को हेरफेर नहीं माना जाएगा। अगर ये हेरफेर प्रस्थापना की विषय वस्तु में परिवर्तन कर देती है या उसमें कोई प्रभाव पड़ जाता है तो फिर ये हेरफेर ही माना जाएगा, मान्य प्रतिग्रहण नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि प्रतिग्रहण की भाषा का हेरफेर प्रस्थापना की जो विषय वस्तु है वो उस किए गए हेरफेर से अप्रभावित रहती है, विषय वस्तु अप्रभावित रहती है, अप्रभावित रहती है, तो फिर
संविदा का निर्माण हो जाता है। न्यायालय ने कहा तो फिर संविदा का निर्माण, ये याद कर लीजिएगा, संविदा का निर्माण हो जाता है, ये न्यायालय ने कहा। और ये किस में कहा? यह हस्सी बनाम हार्न, हस्सी वर्सेस हार्नाइनी का केस है ये। इस मामले में ये कहा गया कि कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि प्रतिग्रहण की जो भाषा है, तो प्रतिग्रहण की भाषा का जो हेर फेर है वो प्रस्थापना की जो विषय वस्तु है उसको प्रभावित नहीं कर पाता, उससे उस किए गए हेर फेर से वो विषय वस्तु अप्रभावित रहती है। तो अगर प्रस्थापना की विषय वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अप्रभावित रहती है, तो फिर हेर फेर माना ही नहीं जाएगा और संविदा का निर्माण हो जाएगा। ऐसा न्यायालय ने कहा, हस्सी बनाम हार्नाइनी के मामले में कहा गया। तो इस तरह से हमने धारा 7 संविदा अधिनियम को इतनी अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि परीक्षा में कुछ भी कैसा भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। और अगर लॉन्ग आंसर में डिटेल्ड में लिखने को आए तो आप लिख भी सकते हैं, और शॉर्ट में आए तो भी आप लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में कहीं भी किसी भी तरह से अगर आपके पास आता है तो आपका वो क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप में आएगा वो भी आपसे बन जाएगा। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के वीडियो आपको मेरे चैनल पे उपलब्ध रहते हैं। आप मेरे चैनल को जुडिशियल एग्जाम वॉचर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपका स्वभाव भला करने का है तो फिर आप मेरे वीडियो को अपने मित्रों को, अपने परिचितों को, अपने जानने वालों को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी कुछ भला हो जाए आपके द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।